कृष्णापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शेखर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था शारदा और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम था बेबी और रामू। उनके घर में काम करने के लिए गोपिका नाम की एक महिला भी रहती थी जिसके बेटे का नाम सोमू था। बेबी और रामू सोमू के साथ खेलते थे, जिसे देखकर एक दिन शेखर उन बच्चों के पास गया। बेबी, रामू, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि हमारे घर में काम करने वाले के लड़के के साथ मत खेलो, चलो अंदर जाओ। वो इस तरह उन पर जोर से चिल्लाया। इससे वो दोनों डर गए और अंदर चले गए। ये देखकर सोमू बहुत दुखी हुआ और अपनी माँ के पास गया। माँ, क्या हमें अमीर लोगों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए? क्या शेखर साहब ने तुमको डांटा है? हाँ माँ, मैं उनके बच्चे के साथ खेल रहा था, वो डांट कर चले गए। ठीक है, तुम यहाँ खेलो मेरे बेटे, तुम मेरी बात सुनोगे है ना? तब सोमू ने कहा ठीक है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोनों बच्चे सोमू के पास आए और कहा, सोमू, कल होली का त्योहार है, कल हमारे स्कूल में छुट्टी भी है। हमारे पापा होली मनाने के लिए हमारे लिए कई तरह के रंग और साथ ही पानी की बंदूक लेकर आए हैं। तुम्हारी माँ क्या लेकर आई? सोमू ने कुछ नहीं कहा। सोमू, मैं तुम्हें हमारे पापा की लाई गई पानी की बंदूक दिखाऊंगा। हमारे घर आओ, मैं तुम्हें रंग भी दिखाऊंगा। नहीं, अगर तुम्हारे पिता मुझे देखते हैं तो वे तुमको डांटते हैं। लेकिन वो उसे जबरन अपने घर ले गए और उसे पानी की बंदूक और रंग दिखाए। उन्हें देखकर सोमू हैरान रह गया और बोला, बहुत अच्छा है, मैंने इस तरह से कुछ भी कभी भी नहीं देखा। इस बीच शेखर वहां आया और उन्हें देख लिया। क्यों बच्चों, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसके साथ मत खेलो। इतना कहते हुए वो दोनों की पिटाई करने लगा। इससे वे रोने लगे। तब शेखर ने कहा, अरे, अगर मैंने तुमको उनके साथ फिर से खेलते हुए देख लिया तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये सुनकर सोमू भी रोने लगा और घर चला गया। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे लिए रंग बनाऊंगी। इतना कहते हुए उसने घर पर प्राकृतिक रूप से रंग बनाए। काफी समय बाद दोनों बच्चे सोमू के घर आए। अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो वो तुम्हें फिर से मारेंगे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। कोई बात नहीं सोमू, हमें तुम्हारे साथ खेलना पसंद है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे पापा हमें मारे तब भी। अभी हमारे पापा बाहर गए हैं, वो शाम तक वापस नहीं आएंगे, तब तक हम आराम से खेलेंगे। इस बीच उन्होंने सोमू की माँ गोपिका द्वारा बनाए गए रंगों को देखा। आंटी, वो क्या है? कल होली का त्योहार है ना, हर कोई रंगों से खेलता है। उन रंगों में केमिकल्स होते हैं जो आंखों में पड़ने पर आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कपड़ों पर पड़े उन रंगों के दाग जल्दी नहीं छूटते, इसीलिए मैंने ये नेचुरल कलर्स बनाए हैं। ठीक है, वो हमें भी दे दीजिए आंटी। गोपिका ने कहा ठीक है और उन बच्चों को कुछ रंग दिए। वे बच्चे उन्हें लेकर घर चले गए। अगले दिन होली का त्योहार था। शेखर के बच्चे पानी की बंदूकों के साथ होली मना रहे थे। सोमू अपनी माँ द्वारा घर पर बनाए गए प्राकृतिक रंगों से होली खेल रहा था। इस बीच शेखर बाहर आया। उसके बच्चों ने ये कहते हुए उस पर रंग डाला। हैप्पी होली पापा। उसने नाराज होकर कहा, बच्चों, तुमने ये क्या किया? मैं बहुत जरूरी काम करने जा रहा था। मैंने अपने बाकी सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए हैं और तुमने मुझ पर रंग डाल दिया। अब रगड़ने पर भी ये दाग नहीं जाएंगे। कपड़ों की दुकान पर जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस तरह वो चिंतित हो गया। पापा डोंट वरी, ये नेचुरल कलर्स हैं, सोमू की माँ ने बनाए हैं। अगर आप पानी से धोएंगे तो ये निकल जाएंगे। उसने तुरंत अपने पानी कपड़े से धो लिए। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे, एक भी दाग नहीं बचा। इतना कहकर वो उस वक्त वहां से चला गया। बहुत देर के बाद वो घर आया और सोमू की माँ के पास गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, वरना मेरे बच्चों ने जो किया था मैं कुछ भी नहीं कर पाता। इतना कहकर उसने उसे पैसे देने चाहे।
नहीं सर, मैंने उन रंगों को बनाया क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे कहा था। आपकी मदद तो अनजाने में उन रंगों ने कर दी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कई बार सोमू को डांटा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बच्चों के बीच आकर अमीर गरीब ये सब नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ना सर, कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा ठीक है और कुछ देर सोचा, फिर बोला मुझे एक विचार आया है। तुम एक काम करो, तुम इसी तरह से प्राकृतिक रंग बनाओ। उसके लिए मैं जितना पैसा लगेगा अपनी तरफ से लगा दूंगा। तुम भी पैसे कमा सकोगी। ये सुनकर गोपिका ने कहा ठीक है। तब से उसने प्राकृतिक रंग बनाने शुरू कर दिए और उन्हें बेचने भी लगी। उसने कम निवेश के साथ भारी मुनाफा कमाया। उस व्यवसाय के माध्यम से वो एक बड़ी व्यवसायी बन गई। उसने शेखर का धन्यवाद दिया जिसने ये सब करने में उसकी मदद की थी। रंगापुर गांव में रुद्रनाथ नाम का एक जमींदार रहता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था और दिल का बड़ा दयालु था। अगर कोई उससे ये कहते हुए मदद मांगता कि वो बड़ी तकलीफ में है, तो वो उनकी उतनी मदद जरूर करता था जितनी वो कर सकता था। एक दिन उसने अपने नौकर मंगू को बुलाकर कहा, मंगू, गर्मी का मौसम आ रहा है। शहर में पढ़ रही मेरी बेटी ने कहा है कि वो 3 दिन में यहाँ पहुँचने वाली है। उसके कमरे में लगे पंखे, एसी और बाकी सभी चीजों को जरा साफ करवा दो। अभी अभी मुझे उस एसी के बारे में याद आया मालिक। आपके कमरे में लगा हुआ एसी काम नहीं कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? हमने वो एसी बहुत पहले खरीदा था। तुम ले लो उस एसी को और उसकी मरम्मत करवा लो। मैं शोरूम के लोगों को फोन करके उन्हें आज एक नया एसी लाने के लिए कहूंगा और लगवा लूंगा। मेरा तो छोटा सा घर है मालिक, मुझे एसी की जरूरत कहाँ पड़ती है। तुम्हारे घर पर और मेरे घर पर धूप अलग अलग थोड़ी ना होती है। जहाँ भी सूरज है वहाँ सूरज की गर्मी भी होगी। मेरी बात सुन लो, उस पुराने एसी को ले लो और उसकी मरम्मत करवा लो। हमारे गांव में इलेक्ट्रिशियन संपत है ना, तुम उससे मिलो और कहो कि मैंने उसे इसकी मरम्मत करने के लिए कहा है। ठीक है मालिक। फिर मंगू इलेक्ट्रिशियन संपत के पास गया। क्या जमींदार साहब ने तुमको भेजा है? आपको पुराने एसी को जमींदार के कमरे से हटाकर नया एसी लगाना होगा। मैं जमींदार साहब से पूछूंगा और उस पुराने एसी को ले लूंगा। नहीं संपत भाई, मालिक ने वो पुराना एसी मुझे लेने के लिए कहा है। आपको इसकी मरम्मत करनी होगी। आइए हम चले। दोनों संपत की बाइक पर जमींदार के घर आए। संपत ने पुराने एसी को उसके कमरे से हटा दिया और नया लगा दिया। फिर वह उस पुराने एसी को लेकर बाइक पर मंगू के घर आए। संपत ने पुराने एसी की मरम्मत की और इसे मंगू के घर में लगा दिया। लेकिन उस एसी को चेक करने के लिए घर में करंट नहीं था कि पता चल सके वो काम कर रहा है या नहीं। मंगू, अभी तो करंट नहीं है, कब तक आएगा? मैं कुछ कह नहीं सकता संपत भाई। इसमें आधा घंटा या 1 घंटा भी लग सकता है। मैं ठीक नहीं बता सकता हूँ। ठीक है मंगू, मैं दुकान जा रहा हूँ। फिर करंट आने पर इसे चेक कर लेना और मुझे बता देना। ठीक है संपत भाई। इसके लिए मुझे आपको कितना पैसा देना होगा? पहले चेक तो कर लो चल रहा है या नहीं, पैसे बता दूंगा बाद में। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। 10 मिनट के बाद करंट आ गया। इसके साथ ही मंगू ने एसी चालू किया। तुरंत ठंडी हवा के साथ एसी से 500 और 2000 के करेंसी नोट बाहर निकलने लगे। उन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित था और सोचने लगा, ये क्या, इस एसी से नोट क्यों बाहर आ रहे हैं? जब बड़े जमींदार जीवित थे तो वे मुझसे कहते थे कि ये कोई साधारण एसी नहीं है, ये एक जादुई एसी है। जब वो गरीब थे तो इस जादुई एसी ने उन्हें एक जमींदार बना दिया था। मुझे उस समय समझ नहीं आया, लेकिन अब ये देखकर मुझे मामला समझ आ रहा है। तब उस जादुई एसी ने कहा, देखो गरीब आदमी, तुम मानवता के साथ लालची बने बिना रहे, इसीलिए तुमको मुझसे पैसे मिल रहे हैं। मुसीबत में फंसे दूसरे लोगों की जान बचाना तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अगर तुम पैसे हो गए लालची तो फिर सब कुछ खो दोगे। नहीं जादुई एसी, मैं लालची बने बिना मानवता के साथ रहूंगा। मैं अन्य लोगों के जीवन को भी सुधारूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं ये करूंगा। तब से मंगू खुशी से उस जादुई एसी द्वारा दिए गए पैसे के साथ रहता है और गरीब लोगों की मदद करता है।